नमस्कार बच्चों। आज हम व्याकरण का पाठ 4 पढ़ेंगे। संधि। पाठ 4 है संधि। पाठ 3 है आपका शब्द विचार, जो मैं आपको पहले भी वीडियो भेज चुकी हूँ शब्द विचार की। आप अपनी एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे, और फिर कोई उसमें आपको प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो आप मेरे से पूछेंगे। आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे संधि। हिम जमा आल्य। पहले आप देखेंगे हिमालय, अ और आ मिलकर बन गया आ। हिम में म में अ मिला हुआ है, उसके बाद आल्य में आ, और ये दोनों अ और आ मिलकर बन गए आ, हिमालय। सत जमा जन। एक और उदाहरण लेते हैं, सज्जन। नि जमा रस, नीरस। बड़ी बड़ी साउंड आई है, नीरस। तो ये आप ये देखें, ये अ और आ दोनों मिलके दीर्घ हो गया, आ। अब हिम शब्द में म वर्ण का अ और आल्य का आ, इसको आप पढ़ेंगे, जो मैं पढ़ रही हूँ आपको क्लियर समझ आ जाएगा। आल्य का आ मिलकर दीर्घ आ हो गया, जैसा कि मैंने अभी बताया है। इसके बाद आप देखेंगे लघु जमा उत्तर। लघु पे छोटा उ लगा हुआ है और उसके बाद भी छोटा है, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो बड़ी साउंड आ जाएगी, लघुत्तर, लघुत्तर। लघु शब्द में घु, ये जैसे मैंने बताया छोटा, और ये छोटा उ दोनों मिलकर बना बड़ा, बड़ी साउंड आई। नदी जमा ईश। नदी में भी बड़ी ई और ईश में भी, ये भी बड़ा दीर्घ हो गई, नदीश, दीर्घ। इसलिए अब आप ये समझेंगे कि संधि क्या है। दो निकटवर्ती वर्णों अर्थात ध्वनियों के पारस्परिक मेल से उनमें जो विकार होता है, जो परिवर्तन आता है, उसे संधि कहते हैं। दो ध्वनियों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा आप लिखेंगे कॉपी में। संधि के भेद कितने हैं? 3 भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम देखते हैं स्वर संधि क्या है। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो स्वरों के मेल से, अ प्लस अ, आ, जो विकार होता है, जो परिवर्तन आता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी भेद हैं आगे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। फिर से देखेंगे स्वर संधि के भेद देखेंगे हम। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि के बारे में जानिए। जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ रूप आता है, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। समान स्वर का दीर्घ हो जाता है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, अ समान है और बन गया आ, ई, उ ऊ। ह्रस्व में अ आ, इसको दीर्घ हो गया, ई प्लस ई, ऐसे ये सारा आप देखेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं गुण संधि। दीर्घ संधि के बाद हम जानेंगे गुण संधि। जब आ के बाद ई हो, तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। जब आ के बाद ऊ हो, तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है, तथा आ से परे री होने पर दोनों के स्थान पर अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। उदाहरण देखो इसका, जैसे ई से ए। राज जमा इंद्र, राजेंद्र। देखो एक ही मात्रा लग गई इस पर, राजेंद्र। राज में ज का अ और ई, ए क्या बन गया? ए, राजेंद्र।
ए की मात्रा बन गई। सुर जमा इंद्र, र में से अ निकालो और इंद्र में से ई ले लो, ये बन गया आपका ए की मात्रा बन गई सुरेंद्र। तो ऐसे आप इसे पढ़ेंगे और उसके बाद अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। अब आगे चलिए वृद्धि संधि, ये आप ज़रूर पढ़ेंगे, जितने इसमें दिए सारे उदाहरण देखेंगे और उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछेंगे। अब करेंगे वृद्धि संधि क्या है। जब आ के बाद ऐ हो तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है, तथा ओ औ होने पर औ हो जाता है। देखो दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अ और आ हो तो उसके बाद ऐ हो तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है, और ओ और औ होने पर औ हो जाता है। इस मेल को वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि अ प्लस ए ऐ, अ प्लस ऐ, फिर से ऐ। आप देखेंगे अ में ए लगाया तो भी ऐ, अ में ऐ लगाई तो भी ऐ, ए की मात्रा लगी। जैसे एक जमा एक, एकैक। क का अ और ए, अ और ए, ऐ, एकैक। जीव जमा ऐषण, जीवैषण, ऐषणा, जीवैषणा, जीवैषणा, ऐ की मात्रा लग जाएगी। ध्यान से देखेंगे। आ प्लस ए, ऐ। सदा जमा एव, सदैव। तो ये भी उदाहरण आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद हम आते हैं यण संधि। यण संधि क्या है। यण संधि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री के पश्चात यदि अन्य असमान स्वर आते हैं, असमान स्वर आते हैं, तब ई का, य, ऊ का, व और री का र हलंत हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। अब उदाहरण से समझ आएगा। आप देखेंगे ई प्लस अन्य स्वर, कोई भी और स्वर उसमें आए तो। यदि जमा अपि, एक उदाहरण लेती हूँ मैं। यदि जमा अपि, यद्यपि, द में हलंत लग गया और ई और अ मिलकर बन गया य, यद्यपि। ई और अ, यद्यपि, य की साउंड आ गई, यद्यपि, य हलंत आ गया वो, ठीक है। इसके बाद है ई और आ, ई और आ बन गया या। अति जमा आचार, ध्यान से देखेंगे। अति की तो ई निकाल दो अलग, ई, और आचार में से आ निकाल दो आगे, तो ई और आ का संयोग होके, मेल होके क्या बन गया, अत्याचार, या बन गया वो, अत्याचार। अति जमा आवश्यक, अब अति में से, त में से ई निकालेंगे तो त हलंत रह जाएगा, आधा रह जाएगा, और ई और आ ये बन गया या, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक। तो इसको भी आप पढ़ेंगे। प्रति जमा उत्तर, ये ई निकाल दो त में से मात्रा, और उत्तर में से उ, ये बन गया यू, प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर तो आपने ऐसे याद करने, ई जमा उ, ई जमा उ, यू, ई जमा आ, या। तो ऐसे आप याद करेंगे, आपको ये याद हो जाएंगे। ई जमा ए, ये, ई जमा उ, यू, ऐसे। ये देखो दीर्घ है, बड़े ऊ का है तो बड़ा यू, और अगर छोटे ऊ की छोटी साउंड है तो यू, और ई आगे छोटी है, फिर आगे बड़ी ई आती है। देखो ये साउंड बड़ी, ई जमा अ, ये, ई जमा आ, या। और हमने यहाँ ई जमा आ किया था तो भी या था, दीर्घ ई है तो भी हमारा क्या आ गया, या। नदी जमा आगमन, नद्यागमन, तो भी वही है, और उसके ई दीर्घ है तो भी वही है। इसके बाद हम आते हैं, ये सारे पढ़ेंगे आप, ये मत सोचना कि मैडम ने नहीं पढ़े, आप पढ़ेंगे, आपको नहीं समझ आएंगे तो पूछेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे हैं। आप स्वयं पढ़ेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम आएगी तो पूछेंगे, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं अयादि संधि। अब क्या करते हैं, अयादि संधि। ए, ऐ, ओ, औ।
स्वरों का मेल किसी दूसरे स्वर से हो तो ए का अय, ऐ का आय, ओ का आओ तथा औ का आव हो जाता है। जैसे मैथ्स में फॉर्मूले याद करते हैं ना हम, ऐसे ही संधि में हमें ये फॉर्मूले याद करने हैं कि किस किस को प्लस करने से और क्या बन जाता है, ये सब हमें याद रखना होता है और फार्मूले की तरह हमें याद करेंगे जैसे आप फॉर्मूले रटते हो। उसके बाद आप वर्ड्स पढ़ोगे, आपको समझ आता चला जाएगा। इसके बाद हम व्यंजन संधि, ये था स्वर संधि, अब हम करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि पर आते हैं। अब देखेंगे व्यंजन संधि क्या है। व्यंजन का व्यंजन और स्वर से मेल होने पर, व्यंजन का व्यंजन और स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन या तो स्वर के साथ मिले या वो व्यंजन के साथ मिले, वो व्यंजन संधि कहलाएगा। सत जमा चरित्र, सच्चरित्र, ये देखो 2 बार सच्चरित्र, व्यंजन का व्यंजन के साथ में, आधा च फिर पूरा च। अब इसमें आप देखेंगे जगत जमा ईश, त हलंत है और ई, ये बन गया आपका दी, जगदीश, जगदीश। ये मैंने फिर आपको मैं बताऊंगी, ये मैथ्स के फॉर्मूले की तरह याद करने पड़ते हैं और उसके बाद आप 1-2 बार करेंगे, अभ्यास हो जाएगा। उत जमा चारण, त हलंत जमा चा, उच्चारण, उच्चारण, व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल, उच्चारण, व्यंजन का स्वर के साथ मेल, फिर भी व्यंजन। ये जगत जमा ईश में व्यंजन और स्वर का संयोग है, मेल है। इसके बाद व्यंजन संधि के प्रमुख नियम क्या है, नियम पढ़ेंगे। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ध्यान से देखेंगे आप। वर्ग के पहले वर्ण का, वर्ग क वर्ग, च वर्ग, तो ये हैं आपके वर्ग जो आप बोलते भी हैं, ट वर्ग, त वर्ग, व्यंजन जितने भी हैं, वो आप वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, पहले को तीसरा हो जाना, तीसरे नंबर वाला। ये देखो जो लिखे हुए हैं क, च, ट, त, प, ये सब पहले वर्ण हैं। च वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सबसे पहला अक्षर है। वर्ण सबसे पहला अक्षर नहीं, वर्ण के पश्चात ग, घ, च, झ, ग, ये सब इसके बाद। आपको वर्णमाला याद होनी चाहिए, तभी आप आगे संधि कर पाएंगे, इसलिए वर्णमाला को याद करेंगे पहले, क, ख, ग, घ, ड़ सारी, उसके बाद आप इसको कर पाएंगे। इसके बाद वाक जमा ईश, वागीश, अच जमा अंत, अजंत, उत जमा घाटन, उद्घाटन। वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन, ये पहले का तीसरे में था, अब उसका 5वें में है। उसके बाद है त हलंत संबंधी नियम। त हलंत के बाद यदि ल हो तो त को ल हो जाता है, वो आधा ल बन जाएगा। तत् जमा लीन, तल्लीन। मैं फिर वही कहूँगी कि हमें ये याद रखने हैं कि त हलंत के बाद अगर ल है तो त हलंत हमारा ल हलंत बन जाएगा। तल्लीन, उल्लेख, जगत जननी, जगत जननी, जगत जननी नहीं है इसमें, जब संधि करेंगे तो जगत जननी। सज्जन, डबल डबल जय आ गया, देखो आधा आधा। तो ये हम सारे आप इसे पढ़ना और उसके बाद नहीं समझ आए तो पूछना। आगे चलते हैं, विसर्ग संधि पर आते हैं। अब हम किस पर आते हैं, विसर्ग संधि पर, और ये परिभाषाएं लिखेंगे आप और ये भेद के नाम नाम लिखेंगे, ठीक है। भेद जो हैं उनके सिर्फ नाम लिखेंगे और संधि की परिभाषा लिखेंगे, संधि के भेद लिखेंगे और स्वर संधि क्या है उसकी परिभाषा, लेकिन उसके भेदों के नाम नाम लिखेंगे और पढ़ेंगे बस। उसके बाद हम करेंगे व्यंजन संधि, वो भी लिखेंगे उसकी परिभाषा भी। उसके बाद हम आएंगे विसर्ग संधि पर, उसकी भी परिभाषा लिखेंगे कि विसर्ग संधि क्या है। स्वरों और व्यंजनों के साथ विसर्ग, ये जो 2 डॉट लगे होते हैं ये विसर्ग कहलाते हैं।
स्वरों और व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मनः जमा हर, मनोहर। अब विसर्ग लगे हुए थे, विसर्ग देखो, और उसके बाद ह था, मनोहर। उसके बाद है नि जमा आशा, निराशा। ये विसर्ग संधि का आप ध्यान रखेंगे, इनके इसके नियम आप जरूर पढ़ेंगे। विसर्ग का ओ बन जाता है, जो विसर्ग है उसका क्या बन जाता है, ओ। यदि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग से परे अ हो तो, या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, ध्यान देंगे इस बात पर, तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण हो तो र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जो विसर्ग है वो बदल जाता है, विसर्ग हट जाता है और उसकी जगह क्या आ जाता है, ओ। मने जमा अनुकूल, मनोनुकूल, विसर्ग को ओ हो गया, मनोनुकूल। अध जमा गति, अधोगति। तेज जमा मय, तेजोमय। तो ये सब आप पढ़ेंगे। उसके बाद हम आते हैं विसर्ग का र हलंत। यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो और विसर्ग से परे कोई स्वर हो या वर्ण का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो अथवा य, र, ल, व हो तो विसर्ग का र हलंत हो जाता है। उस विसर्ग को हम आधे रे में बदल देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखिए विसर्ग जो दिए हुए हैं इसका उदाहरण देखेंगे, नि जमा आशा, निराशा। ये आधा र तो हलंत की, विसर्ग की जगह बन गया र हलंत, और आ मिलकर वो बन गया निराशा। दु जमा जन, दु के बाद जो विसर्ग लगे हुए हैं उसको हो गया उस र हलंत, और ज वाला अ उसमें मिल गया, ये बन गया दुर्जन। नि जमा विकार, निर्विकार। नि जमा भय, निर्भय। र हलंत बन जाएगा इस ऐसी स्थिति में, तो वो र हलंत आधा र। विसर्ग का श हलंत। ये सब आप पढ़ेंगे बेटा, तब आपको समझ आएगा। उसके बाद हम अभ्यास करेंगे। विसर्ग का लोप भी हो जाता है, लोप होना मीन्स वो हट जाता है। विसर्ग का लोप होना, वो खत्म हो जाना। निरोग, नीरोग। नीरस, नीरस। इसके बाद हम अध्याय संक्षेप पढ़ेंगे और अभ्यास कल करेंगे। कल अध्याय संक्षेप पढ़ेंगे और अभ्यास भी करें। ये आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका।